नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, मैं अपनी वीडियो के अगले क्रम में आपको 10th और 12th की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ अंतर पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों के अंतर बताऊंगी, जो कि प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पार्ट 1 में भी मैंने आपको महत्वपूर्ण डिफरेंसेज बताए थे, तो आप वो वीडियो मेरी अवश्य देखें। मैं अपनी वीडियो के तरफ बढ़ती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक कर लें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो बच्चों, अंतर के संबंध में मेरा प्रश्न है पद्य काव्य एवं गद्य काव्य में अंतर। बच्चों, मैंने काव्य की अपनी वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि पद्य काव्य और गद्य काव्य क्या है। यहां पर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पद्य काव्य क्या है बच्चों? जहां काव्य में मात्रा, लय, तुक, छंद, वर्ण आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है, उसे हम पद्य काव्य कहते हैं। मतलब कि पद्य काव्य में लय, तुक आदि का, छंद आदि का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। वहीं पर गद्य काव्य क्या है? गद्य काव्य में लय, तुक, मात्रा आदि का विचार करके शब्द योजना नहीं की जाती। पद्य काव्य गेय शैली में होता है, जबकि गद्य काव्य गेय शैली में नहीं होता। यानी कि पद्य काव्य को हम गा सकते हैं, गद्य काव्य को हम गा नहीं सकते हैं। पद्य काव्य का उदाहरण है पद, गीत, है ना, और इस प्रकार के काव्य। और गद्य काव्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये अंतर आते हैं। तो डिटेल में जाने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य में अंतर। श्रव्य काव्य, श्रव्य यानी सुना जाने वाला, और दृश्य यानी देखा जाने वाला। तो जिस काव्य को हम कानों से सुन सकते हैं लेकिन आंखों से देख नहीं सकते, वह श्रव्य काव्य कहलाता है। बच्चों, हमारे दादा दादी या नाना नानी कहानी सुनाते थे ना, तो कहानी सुनने में कितना आनंद आता है, कितनी रोचकता बढ़ती है। लेकिन क्या कहानी को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कहानी या उपन्यास जिसे हम सुन सकते हैं लेकिन उन्हें आंखों से हम देख नहीं सकते, मतलब उसका मंचन नहीं होता, वो श्रव्य काव्य कहलाता है। या कोई गीत, है ना। और दृश्य काव्य क्या होता है? दृश्य काव्य में हम जिस काव्य को आंखों से देखें और कानों से सुन सकते हैं, वो दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे कि नाटक और एकांकी। नाटक का मंचन रंगमंच पर किया जाता है, तो हम उस नाटक को देखकर आनंद उठा सकते हैं। सेम एकांकी। लेकिन श्रव्य काव्य में हम आंखों से देख नहीं सकते, केवल कानों से सुन सकते हैं। दृश्य काव्य में हम आंखों से देख भी सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध मैंने अपनी काव्य की वीडियो में बहुत विस्तार से और सरल भाषा में समझाया है। प्रबंध काव्य, देखिए बच्चों, प्रबंध काव्य में एक छंद का दूसरे छंद से पूर्वापर संबंध होता है, यानी कि प्रत्येक छंद आपस में जुड़े होते हैं। साथ ही छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता और प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। वहीं पर जो मुक्तक काव्य है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक छंद दूसरे छंद से संबंधित नहीं होता। छंदों के क्रम को बदलने में कोई भी असुविधा नहीं होती। जैसे कि प्रबंध काव्य में रामचरितमानस है। रामचरितमानस में क्या है बच्चों कि चौपाई, 8 चौपाई के बाद में दोहा है, लेकिन चौपाई और दोहा आपस में किसी न किसी प्रसंग से जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले दोहे को रख दें, बाद में उन चौपाइयों को पढ़ें, या किसी भी चौपाई के बीच में कोई दूसरी जगह की चौपाई पढ़ने लगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति एक संवाद के तहत, एक घटना के तहत आपस में बंधी हुई है। लेकिन मुक्तक काव्य में आप देखेंगे कबीरदास जी के दोहे या रहीमदास जी के दोहे, ये सब अगर आपने एक दोहा पढ़ लिया है तो आप उसके बाद कहीं से भी कोई दूसरा दोहा उठा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दोहे का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर कि प्रबंध काव्य में एक छंद दूसरे छंद से जुड़ा रहता है, छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता, प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। वहीं पर मुक्तक काव्य में एक छंद का दूसरे छंद से पूर्वापर संबंध नहीं होता, प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, छंदों के क्रम को बदलने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। अगला प्रश्न है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य क्या है बच्चों? महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है,
वहीं पर खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्गों का होना आवश्यक होता है, जबकि खंड काव्य में सर्गों का होना आवश्यक नहीं होता है। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? आपको मैंने 5 महाकाव्य बताए थे, कोई 2 महाकाव्य आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और कामायनी जयशंकर प्रसाद ने। वहीं पर आप खंड काव्य में पंचवटी ले सकते हैं, और कौन सा खंड काव्य याद है आपको? सुदामाचरित। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है। मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर। बच्चों, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? इसके प्रश्न में ही ये उत्तर दिया है। मात्रिक, जो मात्राओं पर आधारित होते हैं वे मात्रिक छंद, अर्थात जिन छंदों की गणना मात्रा के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा और चौपाई। वार्णिक छंद, वर्ण लिखा हुआ है इसमें, जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है वे वार्णिक छंद, जैसे सवैया, है ना। तो ये मात्रिक छंद के अंतर है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। बच्चों, रस के टॉपिक पर मैंने आपको ये बताया है। स्थायी भाव, मानव के हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव, जो भाव मानव चित्त में आते जाते रहते हैं, यानी कि अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने यहां पर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं बताए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो भी देखें, उसमें भी मैंने इसी प्रकार के अंतर बताए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी दोनों वीडियो में से कम आपको 3 या 4 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आप जरूर देखें और मेरी वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही मेरी आगे की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर बताने वाली हूँ। 5-7 दिन आपकी परीक्षा के शेष हैं, तो बच्चों मेरी सारी वीडियो को बराबर देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक कर लें, मेरे चैनल को ज्यादा से बच्चों से शेयर करें। धन्यवाद।